नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। मनोविज्ञान का जो अपना टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का नेक्स्ट पार्ट है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व चल रहा था, अब व्यक्तित्व मापन की क्या चल रही थी? मापन की विधियां चल रही थी। अब व्यक्तित्व मापन की विधियों की बात करूं मैं, तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, विधियों को दो भागों में बांटा गया है। कैसी? अप्रक्षेपण विधि विधियां और प्रक्षेपण विधियां। फिर हमने अप्रक्षेपण विधियों को तीन भागों में बांटा गया है। कैसी? आत्मनिष्ठ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वस्तुनिष्ठ, जो हम आज पढ़ेंगे, और मनोविश्लेषण। तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है अप्रक्षेपण विधियों का, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड का। वस्तुनिष्ठ विधियां, आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और मनोविश्लेषण विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां आज हम पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ विधियों का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था? निशानी सच्ची एक। किसी से हम कोई याददाश्त के लिए निशानी लेते हैं तो निशानी सच्ची एक ही बहुत होती है यदि सच्चे दिल से ले। तो नि से क्या था? निरीक्षण विधि। सा से क्या था? समाजमिति विधि। नि से निर्धारण मापनी, निष्पादन परीक्षण, संशय आलेख, चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिपोर्ट और क्रमबद्ध निरीक्षण परीक्षण विधि। तो ये इस प्रकार हमारी जो मैंने कोड बताया था, निशानी सच्ची एक। तो हम आज वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ विधियां उसके बारे में पढ़ेंगे। विधियों में आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है अपनी वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ या विशिष्ट विधियां। अब देखो, वस्तुनिष्ठ या विशिष्ट विधियां, इसमें हम प्रथम विधि पढ़ेंगे निरीक्षण विधि। इसे और क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं। इस विधि का उपनाम क्या है? उपनाम है आंखों देखा हाथ। और इसे क्या कहते हैं? स्थिति का वास्तविक जायजा। और इस विधि को क्या कहते हैं? आंखों देखा हाल, स्थिति का वास्तविक जायजा। कौन सी विधि? अपनी निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन विधि। अब इस विधि का जो प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। किसमें हुआ था? जर्मनी में हुआ था। लेकिन शिक्षा में उपयोग ये विधि शिक्षा में, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि इनमें से कौन सी विधि छोटे बच्चों में शिशुओं की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? तो उपयोग क्या है? छोटे बच्चों शिशुओं की समस्याओं का समाधान हेतु उपयोगी कौन सी विधि है? निरीक्षण विधि। क्या कहते हैं इसे? आंखों देखा। मैं आपको बता दूं, जैसे अपने न्यूज रिपोर्टर है, तो हमें जो रिसर्च जो किया जाता है, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो व्यक्ति स्वयं उस स्थिति पर जाकर आंकड़े एकत्रित करता है। द्वितीय आंकड़े वो होते हैं
जिसमें व्यक्ति दूसरों से सुनी सुनाई बात, कही हुई बात को आंकड़ों का आधार मानता है। तो जो स्वयं जाके करता, जैसे अपन मान ले जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, वो जाते हैं कहीं कोई घटना घटती है तो वहां देखे लाइव दिखाते हैं कि ये फलानी जगह है, यहाँ से ये हुआ वो हुआ। तो वो जो कौन सी विधि है, किस विधि का है? निरीक्षण विधि। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप होता है कि जो वर्तमान में कोरोना महामारी में जो न्यूज रिपोर्टर है, हर एक कस्बे गली में जाकर वहां की स्थिति लोगों की कि किस प्रकार लोग घरों में सेफ रह रहे हैं वो बताते थे। तो कौन सी विधि होगी? वो निरीक्षण विधि। और ये हमारे शिक्षा में उपयोग कैसे? छोटे बच्चों व शिशुओं की समस्याओं के समाधान हेतु सबसे अधिक उपयोगी है। अब देखो, अब शिक्षा में उपयोग, लेकिन शिक्षा में उपयोग किसने किया आ जाए तो यहां पर शिक्षा में उपयोग किया करने वाले दो व्यक्ति हैं, एक तो है वाटसन। कौन है? वाटसन। और एक है गेसेल और वाटसन ने इस विधि का प्रयोग शिक्षा में किया। अब वाटसन ने इसका प्रयोग, वाटसन कहाँ का था? यूएसए का था। और इन्होंने इस प्रयोग कैसे किया, किस प्रकार किया या किस उद्देश्य से किया? तो बच्चों या शिशुओं में संवेगों को जानने या अध्ययन करने हेतु किसने किया था? इंपॉर्टेंट लाइन है कि निरीक्षण विधि का प्रयोग किसने बच्चों में संवेगों को जानने के लिए किया? तो किसने किया था? वाटसन ने। कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। दूसरा जो गेसेल है, गेसेल ने क्या किया? गेसेल ने एक मूविंग पिक्चर कैमरे लगाकर बाल व्यवहार का अध्ययन किया। ठीक है, इस प्रकार के जो कैमरे थे इस प्रकार के जो क्या करते थे, वो 80 डिग्री पर मूव करते थे। तो बच्चों के संपूर्ण व्यवहार, कैसे व्यवहार? बाल व्यवहार, यानी बच्चों के संपूर्ण व्यवहार को जानने के लिए उन्होंने इस प्रकार एक कक्षा या अपनी निरीक्षण कक्ष में, प्रयोगशाला कक्ष में कैमरे लगाए और कैमरों के माध्यम से बच्चों के व्यवहार को जाना और इस प्रकार इस विधि का प्रयोग किया। अब आ जाए कि सामाजिक परिस्थिति में, नोट करके अपने को एक लाइन याद रखनी है। सामाजिक परिस्थिति में मानव व्यवहार को जानने हेतु सबसे उपयोगी विधि तो कौन सी आ जाएगी? निरीक्षण विधि। यानी मानव व्यवहार को सामाजिक परिस्थिति में कि व्यक्ति समाज के अंदर कैसा रहता है, किस प्रकार व्यवहार करता है, उसको जानने हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? निरीक्षण विधि। कौन सी विधि हुई? निरीक्षण। तो देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक ये क्वेश्चन बना, छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन बना, वाटसन ने क्या जानने के लिए प्रयोग किया, गेसेल ने कैसे प्रयोग किया और किस प्रकार ये सामाजिक व्यवहार को जाने हेतु। नेक्स्ट विधि अपनी समाजमिति विधि। जन्म कौन है इसके? जेएल मोरेनो। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग मोरेनो ने किसमें किया था? सर्वप्रथम प्रयोग मोरेनो ने सामूहिक मनोबल को जानने के लिए, बच्चों का जो सामूहिक मनोबल है उसको जानने के लिए सबसे पहले प्रयोग किया। और इसके उपनाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, सोशियोमेट्रिक विधि। यहां से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसे नोमेटिंग विधि भी कहा जाता है, नोमिनेटिंग विधि भी कहा जाता है। क्योंकि नोमिनेटिंग विधि नाम किसने दिया था? जेनकिंस ने दिया। जेनकिंस में इसमें थोड़ा सुधार करके इसका नाम दिया नोमिनेटिंग विधि। अब देखो, इसीलिए ये छोटे बच्चों के सामूहिक मनोबल को जानने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? लाइन आई हुई, ध्यान रखना। तो अपने को क्या लिखनी है? समाजमिति विधि। अब इस विधि का जो प्रयोग कैसे किया जाता है? किसी नेता का चयन करना, कक्षा में मॉनिटर का चयन करना, अधिक लोकप्रिय या कम लोकप्रिय व्यक्ति का चयन करना। लेकिन शिक्षा में जो इसका प्रयोग किया जाता है वो विशेषकर से किसके? शिक्षा में प्रयोग
कक्षा में मॉनिटर का चयन करने के लिए या इस विधि द्वारा किसी समूह के किसी सदस्यों के गुण विशेष को जानने के लिए कि कौन सा बालक अधिक लोकप्रिय है, कौन सा कम लोकप्रिय है, इसको जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि में होता क्या है कि जैसे मान लो कक्षा के अंदर 10 बालक हैं, तो 10 बालकों को क्या दिया जाता है, अंक भार दे दिया जाता है। 1 2 3 4 ऐसे 10 को 10 नंबर दे दिए जाते हैं। अब उसको ये कहा जाता है कि आपकी कक्षा के अंदर कौन सा व्यक्ति को आप मॉनिटर बनाना चाहते हो, उस व्यक्ति का अंक इसके अंदर लिखो। जैसे मान लो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ये 9 और 10 बालक हैं। अब जो जिस बच्चे का 1 नंबर है वो क्या लिखेगा, 3 नंबर लिखेगा। इस बच्चे का भाई जिसको आप चाहते हो उसका अंक लिखना है आपको एक पर्ची पर, सादी पर्ची दे दी जाती है। भाई 7 को ये चाहता है इसका लिखेगा, ये 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 इसका लिखेगा। तो ओवरऑल जिस व्यक्ति को जो ज्यादा लोग चाहते हैं तो उसके क्या है, वोट ज्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार 3 नंबर वाले व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है, कक्षा में मॉनिटर चुन लिया जाता है, क्योंकि 3 नंबर वाला जो छात्र है वो कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार इस विधि से लोकप्रिय बालक का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। अब देखो शब्द आया था मॉनिटर का चुनना। जो मॉनिटर प्रणाली है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट के अंदर, मॉनिटर प्रणाली देन है। किसकी देन है, मॉनिटर प्रणाली मुगलों की देन है, मुगलों की देन है। यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की देन मानी जाती है। यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कौन आए थे, मुगल आए थे। तो मुगलों ने कक्षा में या इस प्रकार अपनी सेना में एक व्यक्ति को चुना कि तुम सर्वे सर्वा है और इसकी बात सारे माने, इसमें से कोई आपकी बात नहीं मानता है तो आप सीधू बादशाह का आके बता सकते हो। तो इस प्रकार मॉनिटर प्रणाली शिक्षा में किसकी देन है, मुगलों की देन है। तो इस प्रकार कौन सी विधि है, सामार समिति विधि, जनक JL मोरेनो या मोरेनो, सोशियोमेट्रिक विधि, नोमिनेटिंग विधि, जेनकिंस, सारे सर्वप्रथम मोरेनो ने इसका प्रयोग किस पर किया था, बच्चों के सामूहिक मनोबल को जानने के लिए। नेक्स्ट विधि है अपनी निर्धारण मापनी रेंटिक स्केल। नाम से ये रेंटिक यानी क्या देना, नंबर देना, देने वाला पैमाना, यानी नंबरिंग या अंक भार देने वाला पैमाना। सभी विधियों में क्या है, सबसे अधिक प्रचलित है, क्योंकि इस विधि द्वारा हम तुरंत व्यक्ति को एक क्या दे सकते हैं, अंक भार देकर इसका आकलन कर सकते हैं। तो इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ किस क्षेत्र में हुआ, इंपॉर्टेंट है, उद्योग क्षेत्र में हुआ। कि निर्धारण मापनी का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया, उद्योग क्षेत्र में किया गया। लेकिन इसे शुरू करने का श्रेय आ जाए तो किसको है, फेक्नर को है, जिन्होंने मनोभौतिकी के क्षेत्र में किया था। फेक्नर ने किया मनोभौतिकी के क्षेत्र में। अब इसको प्रकाशित कब किया, इसको प्रकाशित किया था 1883 में, और प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन है, गाल्टन। यहां बात सब अलग अलग ध्यान रखना। गाल्टन ने जो प्रकाशित की थी जो किससे संबंधित थी, जो बिंब सृष्टि से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, बिंब सृष्टि से संबंधित थी। अब देखो इस प्रणाली में क्या होती है, श्रेणियां होती हैं, जैसे 1 2 3 4, कम से कम 3, अधिक से अधिक 11 15 कितनी भी हो सकती है। अब उस श्रेणियों में क्या किया जाता है, श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ जो कितने श्रेणी वाली मानी जाती है, 7 श्रेणी वाली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये होता है एवरेज होता है, इससे ऊपर क्या होता है कम, और इससे ऊपर अधिक। किसी व्यक्ति के चाहे हम उसकी बुद्धि का मापन करते हैं या उसके व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो इस प्रकार इसका मापन किया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग सभी बच्चों को कहा जाता है कि आपको अंकभार देने, आपको ये व्यक्ति सामाजिक रूप से कैसा लग रहा है, तो इस प्रकार इसका आकलन किया जाता है। अब देखो लेकिन ध्यान रखना, इस विधि की जो रिलायबल और वैलिडिटी,
यानी विश्वसनीयता और वैधता कम होने के कारण अनुसंधान के क्षेत्र में इसका प्रयोग कम किया जाता है, क्योंकि इसमें लिपापोती कर देते हैं, इसलिए वैसे तो इसका प्रयोग अधिक होता है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग कम किया जाता है। इस मापनी को किसने, कार्ल पियर्सन ने 1906-7 में बुद्धि मापन हेतु एक मापनी तैयार की थी। किसने तैयार की थी? कार्ल पियर्सन ने। किसके लिए? बुद्धि मापन हेतु एक मापनी तैयार की थी। इस मापनी में कितनी श्रेणियां थी? 7 श्रेणियां थी। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन आया हुआ है रीट के अंदर कि सर्वश्रेष्ठ निर्धारण मापनी कितनी स्केल वाली सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? तो 7 श्रेणियों वाली। कितनी श्रेणी वाली? 7 श्रेणी वाली मानी गई है। तो ये हमारी कौन सी विधि थी? निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल सबसे प्रचलित, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग कम। मनोविज्ञान में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है, लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में इसका प्रयोग कम किया जाता है। हमसे प्रतीत होता है चेक, यानी जांचना। किसके माध्यम से? लिस्ट के माध्यम से जांच। इसमें क्या होता है कि प्रयोगकर्ता या अध्यापक क्या करता है? विषय वस्तु से संबंधित छोटे छोटे तथ्य या प्रश्न क्वेश्चन एकत्रित करता है और उस क्वेश्चनों के माध्यम से क्या करता है? आयोजक परियोजक से क्वेश्चनों के क्या लेता है? उत्तर लेता है और इस प्रकार किसी विषय वस्तु को जानने के लिए एक चेकलिस्ट तैयार करता है। वर्तमान में मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको सीधा साधा कि जब ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है। घर घरों में जाता है कि आपके बाहर से कौन आया है, कौन बुजुर्ग है, कौन क्या है, कितने बच्चे हैं, तो एक लिस्ट बनाता है, क्योंकि उसका एक पहले से ही उन्होंने एक डिजाइन कर रखा है उस विषय वस्तु को जानने के लिए। तो ये कौन सी विधि हुई? चेकलिस्ट विधि। और इसका भी प्रयोग सर्वप्रथम क्या किया था? उद्योग क्षेत्र में। जैसे कोई ऑपरेटर है, मशीन चलाता है, तो मशीन चलाने से पहले एक होती है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फुल फॉर्म होता है। एसओपी होती है, इस एसओपी के माध्यम से जो मशीन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको जांचने के लिए एक चेकलिस्ट होती है, उसको पहले भरता है और फिर अपने का आगे का काम ऑपरेट करता है। तो ये हमारी विधि कौन सी हुई? चेकलिस्ट विधि। नेक्स्ट विधि अपनी नेक्स्ट है निष्पादन परीक्षण। नाम से ही है निष्पादन। निष्पादन मतलब क्या है? अपनी निष्पादन परीक्षण। देखो नाम से प्रतीत हो रहा है निष्पादन। निष्पादन मतलब निष्पादन से पहले 2 चीजें आती हैं, एक आता है निदान और दूसरा आता है उपचार। जब तक ये चीजें नहीं होती, ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है? निष्पादन कहलाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है? पहले निदान आता है या उपचार? पिछली बार एक में क्वेश्चन आया था, अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन हुए थे। तो सबसे पहले होता है निदान। निदान मतलब किसी समस्या को जानना। हमने देखा, हम देखते हैं कि लिखा रहता है रोग निदान केंद्र, वहां पर क्या किया जाता है? रोग का उपचार किया जाता है? नहीं, रोग को ढूंढा जाता है। तो वो हो गया निदान। और निदान के बाद जो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो होता है उसका उपचार। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? निष्पादन। अब इस विधि के जनक कौन है? हार्टशॉर्न ने, ध्यान रखना, एंड मे। अब इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है मनोविज्ञान में? व्यवहार परीक्षण। व्यक्ति के व्यवहार का मापन किया जाता है, इसीलिए इस विधि का उपनाम है व्यवहार परीक्षण विधि। अब विशेषकर व्यवहार में भी विशेषकर क्या? व्यक्ति के ईमानदारी के गुणों का मापन किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि किस विधि द्वारा व्यक्ति, बालक, बच्चे के ईमानदारी के गुणों का मापन किया जाता है। कौन सी विधि आ जाएगी? निष्पादन परीक्षण आ जाएगी कि किस विधि द्वारा व्यक्ति के। नेक्स्ट विधि है अपनी एनेक्डोटल रिपोर्ट। नाम से ये क्या है? रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब क्या है? इस विधि का उपनाम क्या है? गाथावर्ण विधि कहते हैं, इसे आत्मगत विधि कहते हैं। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हमने पहले पढ़ी थी व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियां, लेकिन इस विधि का उपनाम क्या है? आत्मगत। वो आत्मनिष्ठ है और ये आत्मगत है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ था? किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था, 1940 में हुआ था। अब इसमें क्या होता है? इस विधि में क्या होता है? व्यक्ति का व्यवहार या पूर्व व्यवहार या
एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। दोनों पक्ष कितने बताए, 3। कौन से, ससुराल पक्ष, पियर पक्ष, एक वो वाला वो नहीं है, ध्यान रखना। कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इसमें 2 पक्ष है, जो ज्ञान और भाव। व्यक्ति के ज्ञान का भी मापन किया जाता है, उसकी हाव भाव भावनाओं का भी क्या किया जाता है, मापन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसका एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर, इस विधि को नॉट रिलायबल किसने बताया था, स्किनर ने इस विधि को नॉट रिलायबल बताया कि ये विधि विश्वसनीय नहीं है। किसने कहा, स्किनर ने कहा। कौन सी विधि है, संचय क्या होता है, जैसे हमने गणित में पढ़ा हो, संचय बारंबार था, यानी उस सब का क्या करना, जोड़ना। तो इस विधि में भी क्या होता है कि एक प्रपत्र तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रपत्र तैयार किया जाता है। ये विधि कब शुरू हुई थी, 1930 में हुई थी और इस प्रपत्र के रूप में व्यक्ति का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। मतलब ऑल ओवर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि द्वारा व्यक्तित्व के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, तो कौन सी आ जाएगी, संचय आलेख विधि। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में एक हिस्ट्री कार्ड तैयार किया जाता है। इस प्रकार का एक हिस्ट्री कार्ड तैयार किया जाता है जिसमें व्यक्ति से जन्म से लेकर जिस दिन परीक्षण किया जाता है तब तक उस व्यक्ति के द्वारा या अन्य माध्यम द्वारा उसकी हर एक एक्टिविटी का क्या किया जाता है, यहाँ पर लेखा जोखा लेखन किया जाता है। उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है और साथ ही व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम आएंगे, जैसे केस स्टडी है तो वो उससे संबंधित ही, उसमें तो एक घटना विशेष या समस्या विशेष की जानकारी प्राप्त की जाती है, लेकिन उसमें व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का एक हिस्ट्री कार्ड तैयार किया जाता है। कौन सी विधि है, संचय आलेख विधि। ध्यान रखना, इस नाम से क्वेश्चन आया हुआ इसका, इस नाम से भी पूछा गया है। नेक्स्ट विधि अपनी क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। इसके जनक कौन है, विलियम प्रेयर। विलियम प्रेयर क्या करता है, इसका खुद का अपना बालक होता है जिसकी आयु 3 वर्ष होती है। अपने बालक पर इस विधि द्वारा व्यक्तित्व का मापन करता है और मापन में यह जानने की कोशिश करता है या ये जानता है कि इस विधि द्वारा ये जानता है कि जन्म के समय बालक में कौन कौन सी सहज क्रियाएं पाई जाती है। जैसे हमने ब्रिजेश ने बताया था, हमने संवेग पढ़े थे, उसमें मैंने बताया था कि जन्म के समय बालक में एक ही संवेग पाया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें जन्म के समय बालक में कौन कौन सी सहज क्रियाएं पाई जाती है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करके उसका एक क्या किया जाता है, लेखा जोखा तैयार किया जाता है। और इसी विधि द्वारा व्यक्ति के शारीरिक प्लस मानसिक दोनों प्रकार के व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि है, क्रमबद्ध लेखन विधि। तो इस प्रकार हमारे व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां पूरी हुई, जिसका मैंने एक कोड बताया था आपको, निशानी सच्ची 1।